Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अ जॉइंट लीप फॉर अ न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। हम देखेंगे यहाँ अंटार्कटिका और साउथ पोल के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक पजल के बारे में। हम समझेंगे अमेरिका और वियतनाम का इशू। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दी 3 years ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। साथ ही आज हम देखेंगे वर्ल्ड अल्जाइमर डे। नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट दी सबसे पुराना एक प्लांट को ईट करने वाले डायनासोर का फॉसिल मिला है राजस्थान में। और लास्टली हम बात करेंगे एडीपी की मॉडरेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द आर्टिकल। चलिए पहला आर्टिकल हमें एक जो यूजुअली आप देखते होंगे लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में हमेशा आपको एक फ़ाइट देखने मिलेगी व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन। दैट मीन्स एक तरफ का ह्यूमन डिज़ायर आपको देखने मिलेगा, एक कंपटीशन देखने मिलेगा जब भी टेरिटरी क्लेम करने की बारी आए। चाहे आप मून की टेरिटरी क्लेम करने के बारे में बात करें या फिर लैंड टेरिटरी के बारे में बात करें। दैट मीन्स यूनिवर्स से लेकर कहीं पर भी आपको हमेशा कंट्रीज़ के बीच में एक डिज़ायर देखने मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस देखने मिलेगी। और यही जो अर्ज होती है कॉम्पिटिटिवनेस की ह्यूमन नेचर में, इसी की वजह से आप देखेंगे एक्सप्लोरेशन बढ़ते हैं और यही कहीं ना कहीं ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को भी बढ़ा कर लगता है। दिस व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इन द आर्टिकल। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन की, जिसको किया गया था अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में। चलिए हम आर्टिकल को समझ लेते हैं। आर्टिकल मून के बारे में भी चर्चा करेगा बट बेसिकली हमारा फोकस होने वाला है अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन पे। अर्ली 1900 की बात करें तो 2 सिग्निफिकेंट पोलर एक्सपीडिशन यहाँ पर शुरू किए गए थे नदर्न हेमिस्फीयर में। एक तो किया गया था बाय द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जिनका नाम है रॉबर्ट स्कॉट के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं एक 43 इयर्स के ओल्ड ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। साथ ही जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये साउथ पोल को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे एक और व्यक्ति जो कि नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम है रोआल्ड एमर्डसन। इन्होंने भी एक एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया कि ये नॉर्थ पोल को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। और बट जैसे ही इनको पता चला कि भाई साउथ पोल की भी प्लानिंग की जा रही है, सो ही रिडायरेक्टेड हिज एफर्ट्स कि भाई अब मैं जाऊंगा और साउथ पोल का यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सर्च करूँगा। अब यहाँ से शुरू होगी साउथ पोल के लिए लड़ाई। स्कॉट और एमिडसन, ठीक है, दोनों यहाँ पर साउथ पोल पर पहुँचने की अपनी अपनी कोशिशों में लगेंगे। और ऐसे में आप देखेंगे सो यहाँ पर एम्यूडसन जो हैं, जिन्हें आप नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जो थे, इनकी टीम साउथ पोल पर पहुंच जाएगी पहले 14 दिसंबर 1911 को। ठीक है, लगभग 34 दिन पहले स्कॉट की टीम के पहले। और ऐसे में एम्यूडसन जो है एक ये नॉर्वेजियन फ्लैग, क्योंकि भाई ये नॉर्वे के हैं, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर जाके नॉर्वे का फ्लैग लगा देंगे। कहाँ पर? साउथ पोल के ऊपर। और इसको रीनेम कर देंगे अंटार्कटिक प्लेट्यू को एज अ किंग हैकॉन 7th प्लेट्यू। और इसी में आप देखेंगे ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये जो लड़ाई है यहाँ शुरू होगी और यहाँ पर शुरू हो जाएगा टेरिटोरियल क्लेम अंटार्कटिका को लेकर। ऐसे में 1939 में नॉर्वे ने क्लेम कर दिया एक अंटार्कटिका के वास्ट एरिया को और इसको ये बोलने लगे कि भाई ये जो डॉर्निन मॉड लैंड है, इसको हम क्यून मॉड लैंड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। पहली चीज़, नॉर्वे ने यहाँ पर असर्ट किया कि जो पीटर्स वन आइलैंड है, ठीक है, ये भी किसकी टेरिटरी देखने के लिए मिलेगी? ये भी नॉर्वे की है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्वे, ब्रिटेन और 5 अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड, दे ऑल्सो स्टार्टेड क्लेमिंग डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ अंटार्कटिका। ओके, सो बिफोर मूविंग एनी फर्दर, आई वॉन्ट कि आप यहाँ पर अंटार्कटिका का ये मैप देख लें। सो यू विल गेट टू नो कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सी,
ओके, आगे अगर हम बात करें सो अंटार्कटिका की टेरिटरीज़ यहाँ पर लगातार इनको कॉलोनियल इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। अनलाइक कॉलोनीज अंटार्कटिका हैज़ नो नेटिव रेसिडेंट। सो यहाँ पर फ्रीडम की डिनायल जैसा या ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कोई मदर कंट्री जैसा स्लोगन यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1958 का दौर वो आया जब इस बात को लेकर कंसर्न्स देखे गए कि भाई फाइनली जब इतने सारे लोग यहाँ पर इसको क्लेम करने की बात कर रहे हैं सो जोग्राफिकल ईयर था, इंटरनेशनल जोग्राफिकल ईयर जिसे 1958 में बताया गया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख चुका था, इंटरनेशनल एक्टिविटी ओवर द अंटार्कटिका, और यहीं पर कोल्ड वॉर के कंसर्न्स देखने के लिए मिल गए। और जो यूएस प्रेसिडेंट थे ड्विट डी एलन शोर, इन्होंने यहाँ पर एक एंटार्क्टिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी 1959 में, जिसके अंदर 12 कंट्रीज़ ने एक्टिवली यहाँ पर पार्ट लिया और नेगोशिएट किया इस ट्रीटी को। अर्जेंटीना ने प्रपोज किया कि कंप्लीट बैन कर दीजिए एटॉमिक एक्सप्लोरेशन को अंटार्कटिका पे, बट यूएस ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाया, सजेस्ट किया कि देखिए सिर्फ यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किए जाए विदाउट प्रायर नोटिस एंड कंसल्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। With this support from the USSR and Chile, Argentina's proposal gained acceptance leading to the negotiation for the Antarctic Treaty. So ऐसे में हमें समझना होगा कि आखिर ये Antarctic Treaty है क्या। सो 1 दिसंबर 1959 को 12 कंट्रीज़ ने वाशिंगटन में एक ट्रीटी को साइन किया जिसे आप एंटार्क्टिक ट्रीटी के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को डीमिलिटराइज जोन क्लियर कर दिया गया और साथ ही यहाँ पर इसको केवल और केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व कर लिया। जैसे ये 12 कंट्रीज़ इसकी ओरिजिनल जो सिग्नेटरीज थी, आप इनके नाम याद रखिए: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो कि बाद में यूएसएस, जिसे आप यूएसएसआर बोलते हैं, यूके और यूएस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1959 को जब ये साइन किया गया और 1961 को ये यहाँ पर फोर्स में आ गया और अंटार्कटिका को डिफाइन कर दिया लैंड ऑफ आइस शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, ऐसे में अगर हम बात करें सो आज की डेट में लगभग 54 कंट्रीज़ आपको इसका पार्ट देखने मिलेंगी और इंडिया इसका मेंबर बनेगा 1983 में। हेडक्वार्टर की बात करें सो इसका हेडक्वार्टर आपको ब्यूनोस आयरस अर्जेंटीना में देखने मिलेगा। कुछ मेजर प्रोविजंस यहाँ पर किए गए कि यहाँ पर केवल और केवल साइंटिफिक रिसर्च होंगे पीसफुल पर्पजेस के लिए। पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज़, न्यूक्लियर टेस्ट को यहाँ पर बैन कर दिया गया। साथ ही जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका डिस्पोज भी यहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया टेरिटोरियल सोवेरेनिटी को। दिस मीन्स देयर वॉज अ लिमिट वॉज प्लेस्ड ऑन मेकिंग एनी न्यू क्लेम और एनलार्जमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग क्लेम। दैट मीन्स इट put a freeze on any disputes between claimants over their territories on the continent. ओके, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व होगा या इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम क्या है, तो उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लोरेशन और प्रोग्राम को करने के लिए यहाँ पर इंडिया ने इस्टेब्लिश करा सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन। 1983-1990 तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे पहला इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था जिसे अंटार्कटिक में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। दूसरे इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो दूसरा इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा मैत्री, जिसको इसके बाद यहाँ पर 1989 में बनाया गया। ये इंडिया का सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। 1989 में ये बनकर कंप्लीट होगा और ये रॉकी माउंटेनियस रीजन पर, जिसे सीशमारिस ओसिस के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये सिचुएटेड है। साथ ही इंडिया ने यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक भी बिल्ड करी है मैत्री के आसपास, जिसे लेक प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे अगर कभी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए कि लेक प्रियदर्शनी कहाँ पर सिचुएटेड है, सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक जो कि मैत्री, जो कि इंडिया का स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन ऑन अंटार्कटिक, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड स्टेशन की अगर हम बात करें सो ये आपको देखने मिल जाएगा भारतीय रिसर्च सेंटर, इंडिया का लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है जो कि 2012 से यहाँ पर ऑपरेट आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कमिटेड रिसर्च फैसिलिटी जो कि लोकेट कर रहा है मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर ईस्ट पर इन दी लार्सेमन हिल्स इन दी ईस्टर्न अंटार्कटिका।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इयर्स ऑफ, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वियतनाम पीस ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक के बारे में। देखिए यहाँ पर जो वियतनाम और यूएस है, दोनों के जो रिलेशनशिप हैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली वियतनाम एंटर हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में विद ओनली 4 नेशन बिफोर दिस एलिवेशन विच इज़ चाइना, रशिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। रिसेंट मीटिंग हमें यहाँ पर देखने मिली जनरल सेक्रेटरी नाग्युन फुत्रोंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में, जो कि अपने आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत नोटेबल शिफ्ट देखने मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है 50th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस पीस अकॉर्ड। बेसिकली यहाँ पर 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पेरिस पीस अकॉर्ड की, जिसे साइन किया गया था 1973 में, ठीक है, जिसके साथ ही वियतनाम वॉर यहाँ पर समाप्त हुई थी। एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है वियतनाम यूएस रिलेशन के बीच में, बट इसके बाद भी दोनों के जो रिलेशन हैं ये ग्रेजुअली इवॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो इंडो पैसिफिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है यूएस और वियतनाम के रिलेशनशिप को इमर्ज करने में। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात करें, स्पेशली इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर सीन एज अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, सप्लाई चेन मार्केट के लिए, जहाँ पर यूएस यहाँ पर वियतनाम की चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को देख रहा है बढ़ता हुआ। इंडिया का ऐसे में इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कि भाई आखिर घटना क्या घटी है, हम क्यों यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देखिए वियतनाम वॉर, जिसे सेकेंड इंडो चाइना वॉर के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत लंबी वॉर है जो 1955 से लेके आपको 1975 तक देखने के लिए मिलेगी। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल वॉर मानी जाती है। इसके अंदर जो कम्युनिस्ट फोर्स है नॉर्थ वियतनाम की और उनके अलाइज इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, चाइना, अगेंस्ट द नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेज लाइक साउथ वियतनाम बैक्ड बाय द यूएस एंड अदर एंटी कम्युनिस्ट एलाइज आपको देखने मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होगी वियतनाम में, विच हैड बीन अ फ्रेंच कॉलोनी लगभग 20वीं शताब्दी तक। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते ही साथ वियतनाम को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। आप याद रखेंगे, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम जिसे लीड कर रहे थे हो चिन मिन, जो कि अपने आप में एक कम्युनिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। वहीं पर अगर आप साउथ वियतनाम की बात करेंगे तो इसे नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चला रही थी, जिसको यूजुअली यूएसए का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। वियतनाम जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट वाज बेसिकली द पार्ट ऑफ द बॉर्डर कोल्ड वॉर राइवलरी बिटवीन नन अदर देन बट द रशिया एंड यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ने देखा कि भाई ये एक तरीके की कम्युनिज्म को फैलाने की अपने आप में एक और लड़ाई यहाँ पर यूएसएसआर लड़ रहा है इन दी साउथ ईस्ट एशिया, और इसी की वजह से ये जो वॉर है ये यहाँ पे 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यूएस का एम था कि भाई हमें साउथ वियतनाम के फॉल को बचाना है और कम्युनिज्म को यहाँ पर रोकना है। ऐसे में साउथ वियतनाम की जो गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल और मिलिट्री तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया गया। एक्सटेंसिव गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स हमें यहाँ पर देखने मिली दोनों के बीच में, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक एंटी वॉर मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया इन दी यूएसए एंड अराउंड दी वर्ल्ड। प्रोटेस्ट हुए, रैलीज हुई, अपोज किया गया जो वॉर यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही थी 1960 से 70 के दशक में। जैसे ही यहाँ पर एक पीस यहाँ पर साइन किया गया, पेरिस पीस साइन किया गया, और 1975 का वो दशक है जहाँ पर पेरिस में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, और यही इवेंट एक तरीके से वियतनाम रीयूनिफिकेशन के बारे में बात करता है। पेरिस पीस अकॉर्ड की बात करें तो एक नेगोशिएशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया पेरिस में, फ्रांस में 1968 में, जिसकी शुरुआत हुई। प्राइमरली पार्टीज़ की बात करें तो यूएस, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, वियतकॉन्ग जैसी डिफरेंट गवर्नमेंट यहाँ पर जुड़ी थी। एक सीज़ फायर एग्रीमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया, जिसके अंदर सबसे पहले इमीडिएट वे से दोनों कंट्रीज़ ने, यूएस ट्रूप्स ने साउथ वियतनाम से अपनी आर्मी को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। एक कमिटमेंट
एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया कि फ्री इलेक्शंस कराए जाएंगे साउथ वियतनाम में, ये देखने के लिए कि इसकी फ्यूचर लीडरशिप किसके हाथ में होगी और क्या इसका रीयूनिफिकेशन नॉर्थ के साथ होना चाहिए या नहीं। सीज़ फायर यहाँ पर इफेक्ट में रहा लगभग 28 जनवरी 1973 तक, और इसके बाद यूएस की ट्रूप जैसे ही वियतनाम से अलग हो जाएंगी, ये भी यहाँ ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस अकॉर्ड के साइन होते साथ ही जो यूएस मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है वियतनाम में, वो ऑफिशियली यहाँ पर एंड हो गया। बेसिकली जो पूरा का पूरा फोकस था वॉर का, वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम अ स्ट्रगल बिटवीन नॉर्थ एंड दी साउथ वियतनाम। वहीं पेरिस पीस अकॉर्ड की बात करें तो ये टेम्प्रेरी इस फाइट को ख़त्म करने का काम करेगा, लेकिन 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने फोर्स लॉन्च कर दी, एक मेजर ऑफेंस, और इसी के बाद आप देखेंगे जो हो चिन मिन सिटी है उसका रीयूनिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अंडर द कम्युनिस्ट कंट्रोल। दिस इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लें इंडो पैसिफिक के बारे में, तो ये जो टर्म है ये कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट है सिक्योरिटी पर्पस से, जिसे सबसे पहले यहाँ पर यूज़ किया गया था बाय दी गुरप्रीत खुराना इन 2007 इन द आर्टिकल सिक्योरिटी ऑफ द सी लाइन। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो यहाँ पर इंडो पैसिफिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। कारण इंडो पैसिफिक मोस्ट पॉपुलस इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन है वर्ल्ड में, जिसके अंदर आपको 4 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र में रहता है। ऐसे में इंडिया की प्रेजेंस, चाइना की प्रेजेंस और यूएसए जैसी कंट्रीज़ की प्रेजेंस अपने आप में इसको बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। सो आप याद रखेंगे इंडो पैसिफिक के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के 3 सालों के बारे में। देखिए, ये जो हफ्ता है ये 3rd एनिवर्सरी मार्क कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड की, जो कि एक सीरीज़ है, एक हिस्टोरिक डिप्लोमेट एग्रीमेंट की बिटवीन नन अदर देन बट द इज़राइल एंड कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट। ये जो अकॉर्ड है इसने पूरी तरीके से इस जो क्षेत्र है, जो इज़राइल है, यूएई है, बहरीन है, इसके पूरे के पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पहले। चलिए, अब्राहम अकॉर्ड को अगर हम इस तरीके से समझें तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक यहाँ पर पीस क्रिएट किया गया, जिसे पहला अरब इज़राइल पीस डील बोल सकते हो आप 26 साल में, जिसे यहाँ पर नेगोशिएट किया गया था बाय दी यूएसए। इसके पहले भी 2 पीस एग्रीमेंट पहले भी किए जा चुके हैं, और ऐसे में इजिप्ट पहला अरब स्टेट था जिसने पीस डील साइन करी थी इज़राइल के साथ 1979 में, इफ़ यू रिमेंबर। उसके बाद जॉर्डन यहाँ पर दूसरे कंट्री बन जाएगी जो यहाँ पर पीस अकॉर्ड साइन करेगा, और फाइनली यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एग्रीमेंट बिटवीन यूएई, बहरीन एंड इज़राइल। डेट आप याद रखेंगे 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त 2020 यूएसए ने इज़राइल और यूएई को यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया, और यहीं पर आपको देखने मिलेगा एक हिस्टोरिक जजमेंट जिसे हम बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। इसका एग्रीमेंट का मुख्य काम था जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशनशिप हैं बिटवीन इज़राइल और अरब कंट्रीज़, इनको यहाँ पर एक बैलेंस प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन था, it gonna open the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and peaceful pray at the Al-Masq Mosque in the Jerusalem, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि 3rd होलीएस्ट साइट मानी जाती है इस्लाम में। इस एग्रीमेंट के साथ ही इट रीस्टोर्स द यूएई's गुडविल इन दी यूएसए, और यहीं पर एक जो डैमेज हुआ था यमन वॉर के साथ, उसको भी यूएसए ने कहीं ना कहीं कवर कर लिया था। अगर हम सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें, सो जैसा मैंने आपको बताया, यूएई पहली कंट्री बनेगी जो फॉर्मुलेज करेगी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इज़राइल अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। इसके बाद बहरीन की अगर हम बात करें तो दे फॉलोड द यूएई इन एस्टैब्लिशमेंट डिप्लोमेट टाइज विद द इसराइल। फिर आपको मोरक्को देखने मिल जाएगा जो कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा दिसंबर 2020 में। अलॉन्ग विद दैट सूडान भी अनाउंस कर देगा कि वो भी अपने रिलेशंस
नॉर्मलाइज करना चाहता है इज़राइल के साथ, और ऐसे में शुरुआत हो जाएगी इस पूरे के पूरे अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड जैसे जैसे यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन बढ़ता गया, जो स्कोप था ट्रेड का वो इज़राइल और जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्री में है वो यहाँ पर बढ़कर 74% तक पहुँच जाएगा 2021 और 22 में। मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले एक टूरिज़्म को यहाँ पर बढ़ाना है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, थर्ड इम्पॉर्टेंट होली साइट है इस्लाम में जेरूसलम। ऐसे में जब यहाँ पर बाकी कंट्री से लोग विज़िट करेंगे, सो जो विज़िट है वो लगातार इंक्रीज़ हो जाएगी। सो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, अरब कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाना, साथ ही कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को यहाँ पर बढ़ाना, और साथ ही एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना इन द एंटायर मिडिल ईस्ट रीजन इस अकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण काम था। हालांकि अगर हम बात करें, सो अब्राहम अकॉर्ड्स वर ब्रोकर्ड बाय द यूएसए, जैसा मैंने आपको बताया, अंडर हुम इज़ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं पर आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने मिला। अब्राहम अकॉर्ड के साथ ही जो यहाँ पर इज़राइल से यूएई की जो विज़िट्स हैं वो लगभग 172% आपको बढ़ी दिखेंगी। वहीं जो इज़राइल से बहरीन जाने वाली फ़्लाइट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अलॉन्ग अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देखिए, अब्राहम अकॉर्ड एक तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा इंडिया के लिए कि वो अपना जो बिजनेस है वो इन कंट्रीज़ के साथ पीसफुली मैनेज कर सकता है विदाउट वरिंग अबाउट कि एक के साथ ट्रेड करने पे दूसरा नाराज़ हो जाएगा। एक तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया को यहाँ पर देखने मिल जाएगी। वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा जो कि गल्फ में है, नाउ they has the convenience of direct flights between USA and Israel as well as between Israel and Bahrain। ऐसे में जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी एक्सेस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हुई आपको देखने मिल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इजिप्ट, जॉर्डन, if you'll see, this is the Dead Sea, this is the सी ऑफ गैलीली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के बारे में। ओके, सितंबर 21, जिसे विश्व भर में अल्जाइमर अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। आज अल्जाइमर अवेयरनेस डे है 21 को। कारण, अल्जाइमर्स जो बीमारी है जिसमें लोगों को बहुत भूलने की बीमारी हो जाती है। इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन जिसमें यूजुअली आपको याद नहीं रहता है क्या करना है, क्यों करना है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है 21 नवंबर को, जिसे वर्ल्ड अल्जाइमर डे कहा जाता है। अगर हम अल्जाइमर डिसीज़ को डिटेल में समझने की बात करें, सो देखिए, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं ये ग्रेजुअली डीजनरेट हो जाती हैं और डाई होने लगते हैं। इसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस, बोलने में दिक्कत होने लगेगी, राइटिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, पुअर जजमेंट हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, पर्सनालिटी चेंज आपको देखने मिल जाएगा, कन्फ्यूजन आपको देखने मिल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जाना कहीं चाहते थे कहीं पहुंच जाएंगे। सो इनिशियल स्टेज में ऐसा लगता है कि हाँ, द सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड, कि हाँ ठीक है, हम तो छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं, बट इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है, इसके कारण आप चीज़ें भूलने लगते हैं। ओके, इसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो है डिमेंशिया, जो कि एक जनरल टर्म है जिसमें कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो जैसा मैंने आपको बताया, मेमोरी लॉस यहाँ पर होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी डिक्लाइन हो जाएंगी, बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे, डे टू डे टास्क करने में, आप यहाँ पर सोने में, खाने में, कपड़े पहनने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको सही शब्द मिलना यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, कन्वर्सेशन या रिपीटेटिवनेस आपकी बातों में ज़्यादा बढ़ जाएगी, विजुअल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आज की डेट में अगर हम बात करें, तो अल्जाइमर जो डिसीज़ है ये एक एबनॉर्मल बिल्डअप होता है प्रोटीन्स का इन दी ब्रेन सेल। यहाँ पर जो एक प्रोटीन है जिसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा माना जाता है, इट इज़ amyloid, okay, which deposit of which from the plaques around the brain cell
and the other protein is the tau. These two you have to remember. Tau जो protein है, when it occurs in the tangled formation in the brains of Alzheimer patient, it disrupts the ability of the neurons to communicate with one another in the brain. यूजुअली अगर हम बात करें सो अल्जाइमर आज की डेट में एक इनक्योरेबल डिसीज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डेथ है ब्रेन सेल्स की उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाता। यूजुअली माना जाता है, जितना भी डेटा आज तक देखने मिला है, विमेंस आर मोर प्रोन टू दी अल्जाइमर। ओके, हालांकि अभी तक जो अल्जाइमर से इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया गया है कि आखिर ये प्रॉब्लम किस वजह से हमें देखने के लिए मिलती है, बट लाइफ स्टाइल, ब्रेन हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन करना, इसका एक सबसे अच्छा आपको कॉज देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से। कारण क्यों? आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट्स ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी है। इनको मिले हैं डायनासोर फॉसिल इन दी थार डेजर्ट, जैसलमेर के पास, ठीक है। जैसलमेर बेसिन के पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, थार डेजर्ट में डायनासोर के फॉसिल्स। इन डायनासोर्स की बात करें तो ये यूजुअली मिडिल जुरासिक पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं और इनके अंदर एक यूनिक सारपोड डायनासोर देखने मिलेगा, थारासोनोडाइनिक आपको देखने मिलेगा, जो कि ओल्डेस्ट फॉसिल है अपने आप में दुनिया भर का। चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर थारोसोरस इंडिकस की, तो इसके कुछ की इन कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझिए। सबसे पहले तो ये सौरोपॉड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि अपने मैसिव साइज और लॉन्ग नेक के लिए यहाँ पर जानी जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो सौरोपॉड्स ये अपने आप में लार्जेस्ट डायनासोर्स माने जाते हैं जो आपको यहाँ पर एग्जिस्ट होते हुए या फिर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, यूजुअली जो सुपरपॉड्स हैं सबसे पहले जुरासिक पीरियड में आज से लगभग 200 मिलियन ईयर अगो ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो दे वर द मोस्ट डोमिनेंट क्लेड ऑफ द डायनासोर, जो कि लास्ट क्रिकेटियस पीरियड तक आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो डिस्कवरी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ये पहला डाइक्रोसॉरस सुपरपॉड है जो कि इंडिया में आपको देखने के लिए मिला है। अगर हम इस डाइक्रोसॉरिड्स की बात करें तो ये दुनिया में मिलने वाले दूसरे सौरपॉड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर इंडिया में आपको देखने के लिए मिले हैं ये स्मॉलर साइज़ के हैं। इनकी जो नेक है वो थोड़ी सी छोटी है, टेल थोड़ी सी छोटी देखने के लिए मिलेगी। इंडिया में जो फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं ये लगभग 167 मिलियन पुराने हैं, जो कि इसको ओल्डेस्ट डाइप्लोकोइड फॉसिल्स बना देते हैं दुनिया में। अगर हम इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें सो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है डायनासोर स्पीशीज़ की जुरासिक पीरियड में वो हमें देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर हम सौरोपॉड्स की बात करें सो जो कि अपने बहुत बड़े साइज़ के लिए माने जाते हैं, जो अपने एक डोमिनेंस बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिली। दैट मीन्स लोकेशन के हिसाब से एक अडाप्टेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम सौरोपॉड्स के बारे में बात करें सो बेसिकली जो सौरोपोड्स हैं ये ग्रुप है डायनासोर्स का, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया जुरासिक पीरियड में आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले देखने के लिए मिले थे। इनका बहुत बड़ा साइज़ आपको देखने मिल जाएगा, बहुत 100 फीट लेंथ आपकी इनको देखने मिल जाएगी। साइज़ के अलावा ये हर्बीवोरस होते हैं एंड दे हैड लॉन्ग नेक फॉर फीडिंग ऑन द वेजिटेशन विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अगर हम बात करें स्कैरसिटी ऑफ द मिडिल जुरासिक सुपरपॉड्स फॉसिल्स इन इंडिया, तो मिडिल जुरासिक सुपरपॉड्स फॉसिल्स हमें यहाँ पर बहुत ही कम देखने मिलेंगे इंडिया में, ठीक है, जो कि एक पैलियोटोलॉजिकल एनिग्मा आपको देखने मिल जाएगा। अगर हम अर्ली जुरासिक और लेट क्रिटेशियस पीरियड की बात करें सो देयर हैज़ बीन डिस्कवरी, देयर इज़ अ गैप इन द मिडिल जुरासिक पीरियड लगभग 160 से 180 मिलियन ईयर का। इस रीज़न का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, विच इज़ द स्कैरसिटी ऑफ एक्सपोज्ड रॉक फ्रॉम द मिडिल जुरासिक पीरियड इन इंडिया।
अभी तक कंट्री में कोई भी सिग्निफिकेंट अटेंशन हमें नहीं देखने मिला है, कोई खास एक्सप्लोरेशन हमें नहीं देखने मिली है इन रॉक्स की जिसके अंदर ऐसे फॉसिल्स डिस्कवरी हो सके। हालांकि इंडिया हैज़ yielded fossil of both early as well as more primitive superpods like हमें कोटासॉरस एंड दी बारापासोरस फ्रॉम द अर्ली जुरासिक पीरियड देखने के मिले हैं। इसके अलावा सुपरपॉड्स जैसे डाइक्रोसोराइड थोरोसॉरस मिडिल जुरासिक पीरियड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आज से लगभग 167 मिलियन पहले ड्यूरिंग द थारोसॉरस एग्जिस्टेंट इंडिया बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट था। सो यहाँ पर सदर्न हेमीस्फीयर कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग अफ्रीका, सदर्न अमेरिका, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका सभी की इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलेगी। थॉरोसॉरस की डिस्कवरी ये सजेस्ट करती है कि ये जो रीजन था दिस माइट हैव बीन इन द साइट ऑफ रेडिएशन फॉर द डाइप्लोकुलाइड सुपरपॉड्स ड्यूरिंग द मिडिल जुरासिक पीरियड। ये जो डायनासोर हैं ये यहाँ पर दे कुड हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड लेटर माइग्रेटेड टू द अदर कॉन्टिनेंट्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लैंड कनेक्शंस थे दे एग्जिस्टेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है सुपरपॉड्स का इंडिया से मेडागास्कर, अफ्रीका या सदर्न अमेरिका में हमें देखने के लिए मिल गया। फ्रॉम देयर दे कुड हैव स्प्रेड इट टू लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जो फॉसिल हैं डाइप्लोकोएट सुपरपॉड्स के जो दूसरे कॉन्टिनेंट में हमें देखने मिले हैं दे टिपिकली बिलोंग टू द यंगर जियोलॉजिकल इंटरवल। ओके और यहीं पर एक हाइपोथेसिस लगाई जाती है कि ये बहुत की रोल प्ले करते हैं इन दी अर्ली रेडिएशन पीरियड इन इंडिया। ओके सो ये जो आर्कियक सुपरपॉड फॉसिल हैं इंडिया में जैसे कोटासॉरस की आप बात करें, बारापासोरस की बात करें जो कि जुरासिक पीरियड की स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि इंडिया बहुत सिग्निफिकेंट हब था इन द इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ द सुपरपॉड डायनासोर्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिवाइव्ड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस ईयर टू 6.3% to the slightly lower than the previous estimate which was 6.4%। ओके ये एडजस्टमेंट यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला है। एक जो रेनफॉल पैटर्न है जिसकी एल नीनो की वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है। एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिला है। रिजल्ट इनटू जो यहाँ पर एडीबी है उसने इस तरीके का एस्टिमेशन लगाया है। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। हमें जानना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एडीबी की बात करें तो एक रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। इसका प्राइमरी मिशन है एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना इन दी एशिया एंड दी पैसिफिक रीजन। एडीबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेट है मनीला में और कैपिटल सिटी आपको देखने मिल जाएगी फिलीपींस। मेंबरशिप की बात करें तो एबीडी में आज की डेट में 68 मेंबर कंट्री आपको देखने मिल जाएंगी विद इन दी एशिया पैसिफिक रीजन एंड बियॉन्ड। और जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर हैं वो आपको एशिया और पैसिफिक रीजन से देखने के लिए मिलेंगे। एडीबी की बात करें तो इसे गवर्न करने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इस बैंक की। हर कंट्री का एक मेंबर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर। एडीबी की कुछ मेजर पब्लिकेशंस हैं जैसे ये रिलीज़ करती है जिनको यूजुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वन इज़ द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस रिव्यू और तीसरा आपको देखने मिलेगा इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। तो आज के मेंस के क्वेश्चन ये हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आप अपने आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। यू जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। वी विल चेक इट, वी विल एग्जामाइन इट एंड वी विल लेट यू नो कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक करी है। और अगर आपका आंसर बहुत अच्छा हुआ सो वी गोना पिंग इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ दी राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो सी यू टुमारो।